खबर के साथ, जहां पर टोंक में देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में थप्पड़कांड हुआ और इसके बाद फिर जमकर हिंसा और बवाल भी हुआ। हिंसा का दौर भले ही अब थम गया हो, लेकिन गांव वालों, पुलिस प्रशासन के रवैये से खौफ थे गांव वाले। आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह बताया कि सरकार ने समरावता गांव के लोगों की सभी मांगों को मान लिया है। काफी दिन से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। रिपोर्ट देखिए। कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभाग आयुक्त करेगा। समरावता पर बड़ा समझौता। उनियारा से जुड़ेंगे समरावता समेत 28 गांव। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। नुकसान की भरपाई भी करेगी सरकार। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे। संभागीय आयुक्त करेंगे हिंसा की जांच। थप्पड़ कांड से पहले और हिंसा के बाद समरावता गांव के लोग चाहते थे कि उनके गांव को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है। अब समरावता समेत 28 गांवों को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाएगा। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। इसके अलावा मामले की जांच संभागीय आयुक्त से कराने का भरोसा भी गांव वालों को दिया। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे 5 पंचायतों के। तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे, जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है, इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। दरअसल समरावता गांव के मसले पर किरोड़ीलाल मीणा ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से उनके आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गांव वालों की सभी मांगों पर सहमति बनने की जानकारी दी। इतना ही नहीं, ऐलान यह भी किया कि हिंसा के दौरान जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करेगी। 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे। समरावता गांव के लोगों की मांग थी कि उनके गांव को उनियारा उपखंड में शामिल किया जाए, निर्दोष लोगों की रिहाई की जाए, हिंसा के दौरान जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मांग पूरी होने के बाद समरावता गांव के लोग संतुष्ट हैं और चाहते हैं कि अब उनके गांव को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। जो भी हमारे यहाँ हमारी मांगे थी, तीनों मंत्री साहब ने मान ली गई है। वो हमारे को कोई भी वहाँ फालतू राजनीति करने की जरूरत नहीं है और हमारा पूरा आश्वासन दे दिया गया और हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इस मसले की जुडिशरी इंक्वायरी की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार की दलील है कि उसकी जांच में वक्त लगता। ऐसे में संभागीय आयुक्त की जांच का फैसला सरकार ने लिया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि हिंसा में करीब 32 मोटरसाइकिल और 9 4 पहिया वाहन हिंसा की भेंट चढ़े, लेकिन सरकार ने नुकसान की भरपाई का ऐलान कर गांव वालों को राहत देने का फैसला किया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उधर समरावता गांव के लोगों ने इस समझौते का स्वागत किया है। गांव में भय का माहौल समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। गांव में जो भय पैदा हो रहा है, जैसे अभी सिंचाई का समय आया है तो गांव वाला घर से बाहर नहीं जा रहा, खेतों में नहीं जा रहा, तो एक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वहाँ एक एसडीएम हो, तहसीलदार हो, एसएचओ, ऐसे कुछ जनसुनवाई के लिए वहाँ बैठे, उनकी जो समस्या वो सुने। और डॉक्टर साहब ने बताया कि 28 गांव जो भी हैं उन्हें तहसील में जोड़े जा रहे हैं।
ये अच्छा कदम है सरकार की ओर से, धन्यवाद दूंगा मैं सरकार की तरफ से। उसमें सर क्या है 35 गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, कम से कम 60-70 गाड़ियाँ थी और 10 दूसरी 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी। तो उनके मुआवजे में और ज़्यादा चाहिए हमको, गरीब किसान लोग हैं ये। तो इन्होंने क्या है वो जैसे गाड़ियाँ तो जल गई तो ये भी कम पड़ेंगे, और जैसे किसानों के नुकसान हो गया, बहुत जोड़े जल गए हैं, किसी के मकान में ये हो गए, किसी के कुछ और भी नुकसान हो गया, तो उनकी तोड़फोड़ का कौन भरपाई करेंगे। तो ये तो बहुत कम किया है। तो हमारे गांव के कम से कम 60-70 लोग हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिहा किया जाए। वहीं एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी और देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिला है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम को एक नहीं 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए थे। ये रिपोर्ट देखिए। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पर। थप्पड़ कांड को हनुमान बेनीवाल का समर्थन, बोले एसडीएम को लगने चाहिए 3-4 थप्पड़। ठीक किया, मेरा काम नरेश मीणा ने कर दिया। मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ी मारता घूमूंगा सबको। उपचुनाव के दिन टोंक के समरावदा गांव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा, जिसके बाद गांव में जमकर हिंसा हुई और आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब उनके थप्पड़ कांड को भी समर्थन मिलने लगा। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का समर्थन करते हुए कहा कि एसडीएम को एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ लगने चाहिए। आज जिस अमित के साथ एक घटना हुई वहां पे, ये अमित मेरे नागौर में रहा हुआ है, इसने कितना तंग किया मेरे लोगों को, पता थोड़ी तुम लोगों को किस तरह माइनिंग पकड़ी थी। अब इसको जाट मीणा बनाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा रहा उसके एक झापट मारा, मैं तो कह रहा हूँ 3-4 झापट धरनी चाहिए उसके वहां पे। अच्छा रहा मैं मार नहीं पाया, मेरे बड़ा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया ना। मैं ही थोड़ी मारता घूमूंगा सब। जोधपुर में हनुमान बेनीवाल ने कहा इस पूरे मामले को मीणा वर्सेस जाट करने की कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस अमित के साथ ये घटना हुई वो नागौर का रहने वाला है और इसने मेरे लोगों को खूब परेशान किया था। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस बीच एसडीएम अमित चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमित चौधरी कुर्सी पर बैठे हैं और किसानों को धमका रहे हैं। जब मैंने दिवाली वाले दिन फोन करके ये कहा कि इस पे निर्माण मत करो, एक ही दिन में 2 कमरे बना दिए गए, तो इसको क्या मानूं? दोबारा मिलोगे, दोबारा मारूंगा, एक के नहीं 10 के मारूंगा, ध्यान रखना। एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत का दस्तूर निराला है। यहाँ मुद्दा बड़ा हो या फिर छोटा, उससे राजनीतिक फायदा सियासतदान निकाल ही लेते हैं। बहरहाल नरेश मीणा जेल में हैं और थप्पड़ कांड पर सियासत अब भी जारी है, जिसमें अब नया नाम हनुमान बेनीवाल का जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने राजस्थान की राजनीति को शर्मसार करने वाले नेताओं के कृत्यों की निंदा करते हुए कहा कि राजनीति में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रदेश के कुछ नेता अमर्यादित कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबका अपना काम है, इसीलिए जनप्रतिनिधि को सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। वर्तमान के इस दौर के अंदर अपनी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जो कानून सम्मत नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, नीतिगत नहीं है, नैतिकता के अनुकूल नहीं है और यहां तक कि मानवता के अनुकूल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर
सरकार का ध्यान दिलाना राजनीतिक व्यक्ति का नैतिक धर्म है। वहीं समरावता मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूं। उसको कभी हम इस समाज में टॉलरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लागू होता है सरकार के ऊपर भी। सरकार, प्रशासन, पुलिस ने गांव में घुस के जो हालात वहाँ किए हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को पीटा, रात के अंधेरे में जाकर गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया था? कौन से आतंकवादी थे वो? तो हिंसा, अगर सरकार की मशीनरी भी इसका उपयोग करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त से इंक्वायरी करेंगे। मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है। जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ के की गई क्या, और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आए कैसे, वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के टारगेटेड कार्रवाई करी है और गरीब लोगों को तंग करने का काम किया है। जनता इसका जवाब देगी। उधर जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम और एसओजी ने पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है और 25,000 रुपए के इनामी आरोपी और उसके साथी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को एग्जाम दिलवाए थे। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इसमें कई अन्य खुलासे होने की भी उम्मीद है। इस पूरे मामले को लेकर के रेंज आईजी विकास कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम जानकारी दी। बताया गिरफ्तार दोनों आरोपी आपस में मौसेरे भाई हैं। आईजी विकास कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपी दीपक बिश्नोई और उसके सहयोगी मनोहर बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। दीपक एसओजी के एएन और वन रक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले में एसओजी के लिए वांछित था, उसकी तलाश थी। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तब हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है, पर क्षमता नहीं है, न परिश्रम करते हैं। उधर जोधपुर की ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या को लेकर के लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध आखिरकार आज समाप्त हो गया। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में सोमवार को हुए धरने के बाद मंगलवार को सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच सौंप दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अनीता हत्याकांड में सभी मांगों पर बनी सहमति। 51 लाख की मदद, एक संविदा नौकरी, सीबीआई जांच का ऐलान। शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए परिजन। परिजनों का संयम और संघर्ष काम आया। सोमवार रात 3 बजे मांगों पर सहमति बनी और मंगलवार सुबह दोबारा वार्ता हुई। आखिरकार 4 मांगों पर सहमति बनने के बाद धरने की समाप्ति की घोषणा की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात 3 बजे सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने अपने दल के विधायक भैराराम चौधरी से बात कर अधिकांश मांगों पर मोहर लगा दी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, ओसियां विधायक भैराराम चौधरी और सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने मांगों पर सहमति का औपचारिक ऐलान कर दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसियां विधायक भैराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी। रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसियां विधायक आ गए थे। सारी बातों में सहमति बन गई और चूंकि रात को कंफर्मेशन 3-3:30 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कंफर्मेशन हो गया और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई।
ओसियां विधायक भैराराम ने कुड़ी भक्तासनी के तेजा मंदिर में हुए पीसी में सभी मांगों पर सहमति का औपचारिक ऐलान किया कि इस परिवार को न्याय मिले, यह सबसे मुख्य मांग थी। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी। ये पहली घोषणा है। ये तो लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की भी घोषणा की गई। पीड़ित परिजनों ने भी सहमति पर राहत की सांस ली। बिल्कुल, बैर जी ने अभी घोषणा की है सीबीआई जांच की। हमें पूर्ण विश्वास है कि बैर जी हमारे सीबीआई आज ये भेज देंगे और सीबीआई जांच करवा देंगे। और ये सारी मेहनत हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से ही हुई है, बेनीवाल साहब की तरफ से ही। इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सब ने, इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। उससे पहले बैर जी आए थे हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी। इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी। कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी। अभी शुरू से लगे हुए थे प्रयास लगने के लिए। एक बार आए थे, हमारे वहाँ बातचीत हुई थी, सारा होता संघर्ष भी किया, इन्होंने सहयोग भी किया। मैं आगे बात करता हूँ, लेकिन बात पूरी एकदम सहमति नहीं बन पाई थी। बाकी संघर्ष पूरा हमारे साथ थे। आपको बताते चलें कि गुलामुद्दीन पर 27 अक्टूबर की देर रात या 28 अक्टूबर की अलसुबह अनीता की हत्या का आरोप है। मिली जानकारी के मुताबिक शव के टुकड़े करने के बाद उसी दिन दोपहर 3:30 बजे तक उसने अपने मकान के बाहर अनीता के शव को गाड़ दिया था। 29 अक्टूबर को पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वो नहीं मिला। तलाश में जुटी पुलिस ने बाद में गुलामुद्दीन को मुंबई से दबोच लिया था, जहां से वो नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया, लेकिन गुलामुद्दीन के बार बार बयान बदलने के कारण अनीता हत्याकांड जोधपुर पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री बन चुका है। लेकिन अब जब सरकार की ओर से सीबीआई को हत्याकांड की जांच का जिम्मा दिए जाने की घोषणा हो गई है, तब हत्याकांड के जल्द सुलझने की उम्मीद पैदा हो गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। कहते हैं कि प्रसिद्धि एक दिन में नहीं कमाई जाती, इसके लिए बाकायदा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, खुद को खपाना पड़ता है। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते, फेमस होने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं, कानून के फंदे में जाकर के उलझ जाते हैं। और ऐसी ही एक खबर अजमेर से है, ये रिपोर्ट देखिए। रहना जाए गुमनाम, इसलिए खुद को दिखाया बदनाम। कानून से ली टक्कर, भारी पड़ा फेमस होने का चक्कर। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए रातों रात प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, इसलिए कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें पुलिस दबोच लेती है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी इसी कैटेगरी की हैं। अजमेर की इस लड़की ने सोशल मीडिया पर कारतूस और हथियारों की फोटो पोस्ट की, जिसके लिए सिविल लाइन थाना पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। लड़की ने अपने इंस्टाग्राम आईडी के प्रोफाइल पर खुद को लेडी डॉन लिख रखा है। पुलिस लड़की को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। अभी सोशल मीडिया सेल जो जिला की वॉच करती है लोगों पे, जो भी लोग इलीगल फोटोज या इस तरह की चीजें अपलोड करते हैं, उसमें एक शिवानी सैनी नाम से कोई अकाउंट मिला था, जिसपे हथियारों के साथ उसने कुछ फोटो और एस कारतूस एस बना हुआ ऐसी कुछ फोटोज अपलोड की थी। पूर्व में भी वो इस तरह की मेरी जानकारी माया की बात हो रखी है, तो उसको डिटेन किया, एक बार आगे पूछताछ करेंगे, नियमानुसार करेंगे।
बालूपुरा निवासी शिवानी सैनी ने 16 घंटे पहले एक रील पोस्ट की। रील की कवर फोटो पर सैनी ने लॉरेंस की तस्वीर भी लगाई। शिवानी सैनी की ये कोई पहली करतूत नहीं, उसे 10 महीने पहले कृष्णगंज थाना पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। तब फेमस होने के लिए शिवानी ने पिस्टल के साथ चौपाटी पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। साथ ही उसने वीडियो पर गैंगस्टर भी लिखा था। डेफिनेटली हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी यूथ है वो इस प्रकार की हरकतें ना करे और अच्छे लोगों से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करे, ना कि क्राइम में इन्वॉल्व। फेमस होने के लिए आजकल लोगों में रील बनाने का अलग ही चलन है। घर हो या दफ्तर, पार्क हो या फिर बस स्टॉप या फिर मेट्रो ट्रेन क्यों ना हो, रील बनाने की सनक लोगों में इस कदर बढ़ गई, वो यह भी ध्यान नहीं रखते कि कब, कहां और किन हालात में रील बना रहे हैं। कई बार लोगों की जान पर बनाती है तो कईयों को हवालात की हवा भी खानी पड़ती है। पुलिस एक्शन भी लेती है लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। उधर भरतपुर में स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कौशल महोत्सव का आयोजन फ्लॉप शो साबित होता नजर आ रहा है। रोजगार की आस में आए युवाओं को यहां आकर के निराशा ही हाथ लग रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। तो सूबे की सरकार नए जिलों के गठन पर जल्द ही निर्णायक फैसला लेने जा रही है और ये हम नहीं है बल्कि संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के अंतिम समय में बिना कोई समीक्षा किए, बिना किसी तथ्यों की जानकारी किए, ऑल इंडिया लेवल का एवरेज लिए ही कोई जिलों का गठन कर दिया। नए जिलों पर गाहे बगाहे सुनाई देने वाली सियासी रार एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया, गहलोत सरकार ने जनता के लिए नहीं बल्कि सियासी हित साधने के लिए नए जिलों का गठन किया है, जिसे खत्म करने से सरकार नहीं हिचकेगी। जोगाराम पटेल के मुताबिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना किसी सर्वे के नए जिले बनाए गए, इसलिए भजनलाल सरकार राजहित और जनहित में नए जिलों को लेकर फैसला करने और विलोपन का निर्णय लेगी। कि वो सभी जिले रहने चाहिए जो जनहित में प्रशासनिक दृष्टि से ठीक है, अनावश्यक आर्थिक बोझ नहीं बढ़े, परंतु उन जिलों के बारे में जिनका प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है, अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है, उनके समीक्षा के उपरांत सरकार उचित निर्णय में किसी तरह की झिझक नहीं रखेगी। इसी तरह किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मनमर्जी से नए जिले बनाए, जिस वजह से कई गांवों को दूर दराज पंचायतों में जोड़ा। अब नए जिले के गठन का गणित भी समझ लीजिए। राज्य जरूरत के हिसाब से नए जिले बनाता है। जिलों के गठन से केंद्र का कोई लेना देना नहीं होता, राज्य खुद ही इसका फैसला करता है। राज्य के राजस्व विभाग की ओर से एक समिति बनाई जाती है, कमेटी सिफारिशें करती है, सरकार उस पर अपनी मंजूरी देती है। जिला बनाने का मुख्य मापदंड जनसंख्या और क्षेत्रफल होता है। एक जिले की जनसंख्या 10 लाख के आसपास होती है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। जिले में कम से कम 3 से 4 तहसील और उपखंड मुख्यालय होने चाहिए। एक जिले को बनाने में करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सरकारी भवनों के निर्माण पर ही करीब एक जिले में 500 करोड़ रुपए तक खर्च होता है। भजनलाल सरकार गहलोत सरकार के बनाए इन 5 जिलों पर सवाल उठा रही है। दूदू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुर और केकड़ी, जिस पर कांग्रेस कड़ा पलटवार कर रही है। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए नए जिलों का गठन किया गया है। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे हैं, उनमें राजस्थान से अधिक जिले हैं और गवर्नेंस को लेकर के या लोगों के लिए जो जनकल्याणकारी योजनाएं लागू होती हैं उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए जिलों का गठन किया गया था। ललित के पवार की अध्यक्षता में
गठित कमेटी ने सूबे की सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जाहिर है नए जिलों पर सरकार के ऐलान के बाद सूबे के सियासी पारे में अभी और उछाल देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच भीलवाड़ा से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां जहाजपुर बेवान मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। अच्छी खबर है कि कल से जहाजपुर के बाजार खुल जाएंगे। प्रशासन और हिंदू समाज के बीच बातचीत में आज सहमति बन चुकी है। 6 दिन से यहां पर बाजार बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार आज सहमति बनी है। सभी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने 25 तारीख तक का समय मांगा है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदू समाज लगातार प्रदर्शन की राह पर था। जनहित में कल से बाजार खोलने का फैसला व्यापारियों की तरफ से किया गया है। आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ये सहमति बनाई गई है कि कल से जहाजपुर के बाजार खोल दिए जाएंगे। कर ली गई है। प्रमुख मांगे हमारी जो देवनारायण भगवान का मंदिर जो 50 साल से खुला नहीं, उस मंदिर का जीर्णोद्धार चालू हो गया है। भगवान पीताम्बर श्याम के ऊपर मंदिर का जीर्णोद्धार चालू हो गया है। और शहर में जो हमारे 14 सूत्रीय मांगे थी उनमें लगभग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अभी भाई साहब ने बताया ध्वनि प्रदूषण यंत्र, उसके लिए भी प्रशासन ने उनको नोटिस जारी करके आगे की कार्रवाई उनको कर दी गई उनके खिलाफ। 6 दिन से जारी ये धरना हिंदू समाज की मांगों को लेकर जो दिया जा रहा था, आज का सुखद समापन हुआ। समापन का अर्थ ये नहीं है कि धरना समाप्त हो गया है। ये धरना स्थगित है इस वे में कि समाज में जो सहयोग दे रहे थे व्यापारी बंधु, हम उनका ध्यान रखते हुए अब क्योंकि सरकार की प्रक्रिया है कि वे कुछ दिनों बाद मांगों को पूर्ण की जाएगी, उसमें हमारे को समय दिया गया है। यानी कि 25 तारीख के दिन लगभग सभी मांगे हमारी पूर्ण हो जाएंगी। उधर बहरोड के रिको फेज 2 स्थित पाइपलाइन की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और यह आग इतनी भयावह थी कि इसके लपटें और घने काले धुएं का गुब्बार दूर से ही देखा जा सकता था। आग ने जो है देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। घटना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और अभी तक हालांकि ये साफ नहीं है कि आग पूरी तरह से बुझ पाई है या नहीं, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाए। आसपास जो फ्लैट बने हुए थे उनको भी खाली करवा लिया गया था और ये भीषण आग जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड अभी भी जुटी हुई है। बहरोड की तस्वीरें, करीब 40 फ्लैट को खाली करवाया गया। आपको बता दें कि बहरोड के इंडस्ट्रियल इलाके रिको 2 में यह आग लगी इस पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में। उधर भरतपुर में स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कौशल महोत्सव का आयोजन कैसे फ्लॉप शो साबित हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। भरतपुर का कौशल महोत्सव फ्लॉप शो। नौकरी की आस में पहुंचे सैकड़ों युवा। अगर नौकरी देनी है तो बच्चों को सारी चीजें जो है स्पष्ट, जैसे आर्मी की भर्ती होती है उस तरीका से सिस्टम से होना चाहिए। नौकरी के लिए 7-7 हजार का ऑफर लेटर। 10-10 हजार की या 7-7 हजार की नौकरी करने के लिए थोड़ी ना जाएंगे। बेरोजगार बोले, इतने पैसे में कैसे होगा गुजारा। भरतपुर में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा रोजगार पाने के लिए पहुंचे। लेकिन यहाँ जो रोजगार पाने के लिए युवा नौकरी की आस में पहुंचे थे, उनको वापस निराश होकर के लौटना पड़ा। तमाम युवती और युवकों ने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनके साथ में जिस तरह से कॉलेज से लाया गया, उन्हें बताया गया कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन यहाँ 7-7 हजार रुपए की नौकरी उन्हें दी जा रही थी, जिसमें भी उन्हें रहना खाना खुद का ही करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो युवा और युवतियां थे, उन्होंने कहा कि आज के युग में 7,000 रुपए कोई डिप्लोमा किया हुआ युवक किस तरह से नौकरी करेगा, ये यहाँ पर देखने को मिला। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कौशल एवं रोजगार विभाग की ओर से भरतपुर में कौशल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों युवा रोजगार की आस लेकर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नौकरियां दी जा रही थी, जिसमें भोजन और आवास की व्यवस्था उन्हें खुद ही करनी थी। उन्हें 7-7 हजार रुपए का ऑफर लेटर दिया जा रहा था।
पहले तो वो कंपनी है ही नहीं, फिर उसके बाद एक्सिस बैंक है, बाकी और सारी कंपनी जितना भी 10,000 7,000 उससे ज्यादा कोई जॉब नहीं है। RSCIT तो वहीं विद्यालय को विद्या का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जब मंदिर में ही विद्यालय बना दिया जाए तो यहां पढ़ाई भी भगवान के भरोसे ही होगी। बांसवाड़ा के हस्तिनापुर मंदिर में पिछले 11 सालों से स्कूल चल रहा है, लेकिन छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी यहां पर नसीब नहीं हो रही है। मौसम कैसा भी हो, ये बच्चे इन्हीं हालातों में पढ़ाई करते हैं। ना बैठने की सुविधा, ना मिड डे मील का इंतजाम, और सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि पिछले 11 साल से ये स्कूल मंदिर परिसर में चल रहा है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों का भविष्य कैसा होगा। सरकारें प्रदेश में हाईटेक स्कूलों का दावा करती हैं, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को बयां कर रही हैं। पढ़ाने में समस्या तो पढ़ाने में ये है कि बस सही ढंग से स्कूल संचालित नहीं कर सकते हैं। बच्चों की बिठाने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों को MDM खिलाने की व्यवस्था नहीं है। धूप, बारिश, सर्दी, सारी चीज़ें ये हैं कि इस चबूतरे पे ही हैं। ये टीन शेड भी अभी लास्ट 4 महीने पहले हुआ है, इससे पहले ये भी व्यवस्था नहीं थी। ये कौन सा मंदिर है? हस्तिनापुर मंदिर से। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर आंबापाड़ा का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिछले 11 साल से हस्तिनापुर मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। मंदिर के धार्मिक माहौल के बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी, ये समझा जा सकता है। और हमको यहाँ पढ़ाने में तो समस्या ये आती है कि सर्दी, गर्मी, बारिश और हर सीजन में बच्चों को बैठाने में अंदर पानी गिरता है तो बच्चे बैठ नहीं पाते हैं। हमको बारिश आ जाती है तो पानी भर जाता है तो छुट्टी करनी पड़ती है। पोशार बनाने के लिए कोई भी हमारे पास किचन सेट बना हुआ नहीं है ऐसा। उसके बाद शौचालय की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है यहाँ। बच्चों को बैठने में ये एक छत भी हमको जो सफिशेंट जितना स्पेस चाहिए उतनी छत भी अवेलेबल नहीं थी, तो ये किसी के सहयोग के द्वारा ये टीन शेड लगाया गया है, उसके अंदर हम बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं। आरोप है कि कुछ साल पहले सरकार ने विद्यालय के लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत किए, लेकिन गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने पर ग्रामीणों ने विरोध किया, जिसके बाद से इस विधायक के भवन की केवल नींव ही खुद पाई, लेकिन भवन अब तक नहीं बन पाया। प्रशासन और विभाग द्वारा इनकी स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसमें 76 लाख से बनना था, लेकिन घटिया सामग्री के चलते ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और उसका कार्य भी रोक दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये स्कूल कब तक बनती है और बच्चों को शिक्षा के अभाव से जो चल रहे हैं उनको कब सही शिक्षा मिल पाएगी, और साथ ही जो मंदिर भी परिधि में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कब नया भवन मिलेगा। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजसमंद जिले के दौलतपुरा गांव में स्कूल के पास बने रास्ते में लंबे वक्त से गंदा पानी जमा हो रहा है, लेकिन कोई देख नहीं रहा, जिससे स्टूडेंट्स के साथ साथ ग्रामीणों को भी भारी परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। जिम्मेदारों ने तो जैसे आंखें मूंद रखी है। गांव के मुकेश कुमावत ने यह बताया कि पानी रास्ते में करीब 5-6 महीने से भरा हुआ है। सरपंच और अधिकारियों को समय समय पर अवगत करवाया गया, वे भी इधर से ही निकलते हैं, लेकिन आंखें बंद करके। यह कहा जाता है कि बजट का अभाव होने से काम नहीं हो पा रहा। गंदे पानी के कारण यहां पर मच्छर पैदा हो रहे हैं। निमड़िया भैरूजी बाबूजी का मंदिर भी यहां पर है और हर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहां पर आते हैं, और ऐसे में श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ये पानी करीबन साल भर से भरा है और इसकी कई बार लापचा पंचायत में शिकायत करने पर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से मच्छर हो रहे हैं और स्कूल के पास में है, तो इसके कारण स्कूल के बच्चों को रोज डेली आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। इसके कारण हम यही चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हमारी सुनवाई करें। और इसी बीच राजधानी जयपुर के बस्सी इलाके से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ICFAI कॉलेज में छात्रों का झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान चाकू से हमला किया गया। हमले में सुशील शर्मा नाम का छात्र घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक किसी लड़की पर कमेंट करने को लेकर के विवाद हुआ था। कि विवाद इतना गहरा गया कि चाकूबाजी की घटना सामने आई है। पुलिस ने 4 लड़कों को यहां पर हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। कानोता इलाके के ICFAI कॉलेज परिसर का यह मामला है, जहां पर छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ और इसी दौरान एक छात्र को
चाकू मार दिया गया, जिससे वो घायल हो गया है। जयपुर के बस्ती इलाके से यह बड़ी खबर है। चाकूबाजी की घटना एक कॉलेज परिसर से सामने आई है। बहरहाल पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली है, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को लेकर के तफ्तीश की जा रही है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पुलिस ने 4 छात्रों को हिरासत में लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हीरालाल फोनलाइन पर हैं। हीरालाल, कैसे पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, अभी क्या अपडेट आपके पास है? जी देखिए, बताया जा रहा है कि कानोता इलाके के ICFI कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां आज शाम को कुछ युवक है जो क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान किसी लड़की पे कमेंट की बात को लेकर 2 युवकों में बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी कि एक युवक ने बाहर से कुछ युवकों को और बुला लिया। आते ही उन्होंने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि जो सुशील नाम का जो युवक है, जो छात्र है, उस पर चाकू से हमला करने की भी बात सामने आ रही है। चाकू से हमले में सुशील शर्मा को चोटें आई है, वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार करके उसको छुट्टी दे दी गई। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। बस्ती को, नागौरिया, कानोता, ट्रांसपोर्ट नगर से भी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पे मौजूद है और पूरे मामले की जांच कर रही है। हीरालाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि सब्जियों के दाम लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रहे हैं। और राहत की खबर यह है कि सब्जियों की दामों को लेकर 70 से 100 किलो तक बिकने वाली सब्जियां अब 20 से 40 किलो के करीब पहुंच गई हैं। जो टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बाजार में बिक रहे थे और सब्जियों का जायका बिगड़ रहा था, अब टमाटर 30 से 40 रुपए किलो में बिकते नजर आ रहे हैं। यानी कि दामों में गिरावट आई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है महंगाई से। कोटा के होलसेल सब्जी मंडी से सब्जियों के दामों में मिली राहत को लेकर के हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की है, ग्राउंड रिपोर्ट की है, उसे देखिए। हरी सब्जियों ने लोगों का दम निकाल रखा था, लोगों के घर का बजट बिगाड़ रखा था, लेकिन अब हरी सब्जियों के दाम जमीन पर आ गए हैं। कोटा की होलसेल सब्जी मंडी में हम खड़े हैं और सभी सब्जियों के दाम बहुत कम हो गए हैं और कह सकते हैं कि 20 से 30 रुपए किलो के बीच लगभग सभी हरी सब्जियां बिक रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि टमाटर जो अब से 15 दिन पहले 100 रुपए किलो तक बिक रहा था, वो अब 30 से 40 रुपए किलो के भाव पर आ गया है। फिलहाल आप देखेंगे कि लगभग इस सब्जी मंडी में कोटा के हर हिस्से से जो लोग हैं वो सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। काफ़ी गिरावट आ चुकी है, पहले की अपेक्षा माल ज़्यादा आने लगा है और बाहर ये कुछ कोचिंग वगैरह से फर्क पड़ा है। कोचिंग संस्था वगैरह अभी बच्चे कम आए, इस वजह से बहुत गिरावट आ गई है। मूली बहुत सस्ती हो रही है, वापस बाजार डाउन हो गया है सब्जियों का, पहले बहुत आसमान तक। क्या वजह है इसकी? वजह क्या है, फसल डबल है और किसान माल खूब आ रहा है यहाँ और मंडियों से। राजस्थान की मंडियों के आसपास का माल खूब यहाँ आ रहा है कोटा में, और सर्दी में सब्जी कम खाते हैं लोग, तो ज़्यादा माल आता है तो उस हिसाब से बाजार ठंडा रहता है। तो फिलहाल देखिए कि आवक जो है वो बम्पर है और इस वजह से सभी जो सब्जियों के जो दाम है वो कोई 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो से लेकर के 30-40 रुपये किलो तक आ गए हैं। और कह सकते हैं कि जो लोग हैं जिनकी जेब पर सब्जियों के दाम भारी पड़ रहे थे, फिलहाल उनके लिए ये सब्जियों के दाम राहत लेकर के आए हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। वहीं अजमेर की आना सागर झील में सर्दी के सीजन में प्रवासी पक्षियों के झुंड पहुंच रहे हैं। ये प्रवासी पक्षी हर साल शीत ऋतु में यहाँ पर पहुंचते हैं और देखने के लिए पर्यटक और शहरवासी भी झील निहारने पहुंचते हैं। झील में अटकेलियाँ करते हुए पक्षियों को कैमरे में कैद करते, उन्हें दाना भी डालते हैं लोग। और सर्दी शुरू होने के साथ ही प्रवासी पक्षियों की आवक एक बार फिर से शुरू हो गई है। सर्दी जाने के साथ ही प्रवासी पक्षी भी यहाँ से अन्य इलाकों के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। 8 किलोमीटर परिधि में फैली झील का शानदार नज़ारा इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग आना सागर चौपाटी पर सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं और यहाँ आए हुए विदेशी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली से आए विवेक राणा ने जानकारी दी कि हर साल वे इन पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं।
वहीं बूंदी महोत्सव में मंगलवार को दूसरे दिन सुखमहल में सैलानियों को राजस्थानी व्यंजन परोसे गए और राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद सैलानियों ने चखा। इसके लिए खास मनोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान लोक कलाकारों ने समा बांध दिया, अलग अलग विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई। बूंदी उत्सव समिति की ओर से विदेशी सैलानियों का माला साफा पहना करके पहले स्वागत किया गया, उसके बाद उन्हें अलग अलग राजस्थानी व्यंजन भी परोसे गए। तो यहाँ की मनोहार और राजस्थानी खाने को खाने के बाद विदेशी सैलानी यहाँ पर अभिभूत नजर आए।